नमस्कार, मैं हूं अजय। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। गैंग की मास्टरमाइंड समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ग्राहकों से लूटपाट का भी खुलासा हुआ है। कार, लूटे गया सामान, कैश बरामद किए गए। गैंग की सरगना असम की रहने वाली है। सेक्स रैकेट और लूट का यह गिरोह नोएडा में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर चल रहा था देह व्यापार और लूटपाट। सेक्टर 24 पुलिस द्वारा एक गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग का काम यह है कि एक एस्कॉर्ट सर्विसेज का नाम से ये लोग कस्टमर्स को ढूंढते हैं और कस्टमर्स मिलने के बाद उन लोगों को जो पैसों का डील करते हैं, डील करने के बाद में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं और उसके बाद जो मारपीट करके या डरा धमका के इन लोगों की टीम द्वारा जो पैसा मिल जाता है, जैसे 3,000 5,000 इस तरह का, उसको लेके भाग जाते हैं। इस तरह का ये घटना नोएडा जोन में पहले 3-4 हो चुकी थी, जिसको लेके हम लोग लगातार टीम बनाकर हम लोग जो नंबर्स का एनालिसिस भी कर रहे थे और सफलता मिल गई है हमारा सेक्टर 24 पुलिस टीम को। अमित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अमित, कब से चल रहा था और कहां पर ये गोरख धंधा? देखिए, आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध नगर जो पुलिस कमिश्नरेट है उसको काफी बड़ी सफलता मिली है। जो सेक्टर 24 में कोर्ट के नाम पे सर्विस चलाई जाती है, इसमें देह व्यापार काम किया जाता है। इसमें 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये देह व्यापार करने के साथ साथ जो कस्टमर को बहला फुसलाते थे, लड़की की प्रोफाइल दिखाने के बाद उनके साथ मारपीट करके लूटपाट करते थे। इनके कब्जे से एक वैगनर कार बरामद हुई और मोबाइल बरामद हुए, जिनसे जो प्रोफाइल बना के लोगों को ठगने का काम करते थे। काफी बड़ी सफलता हाथ लगी। काफी लंबे समय से देह व्यापार में लिप्त थे। पुलिस को इस तरह की सूचना पहले भी कई बार मिल चुकी थी। पुलिस काफी लंबे समय से इस गैंग के पीछे पड़ी थी, तो आज बड़ी सफलता गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को मिली है। जी, कितने इसमें गैंग के सदस्य हैं? कहां कहां तक इनके जाल फैले हुए हो सकते हैं? क्या अब तक पुलिस बता पा रही है? पुलिस का दावा है कि काफी लंबे समय से कर रहे थे। इनके पास हाई प्रोफाइल लोग जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके डेटा भी मिले हैं, नंबर भी मिले जिनसे लोगों के संपर्क में आते थे और हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर लेने के बाद ही उनको अपना कस्टमर बनाते थे। वो कस्टमर बनाने के बाद उनको सुनसान इलाके में ले जाते थे, जहाँ उनके साथ मारपीट करते थे, लूटपाट करते थे। तो इस तरह की कई बार शिकायत पुलिस को मिली थी कि देह व्यापार के साथ ये कस्टमर के साथ लूटपाट करते हैं, उनके मोबाइल और पर्स लेते थे, जो भी तो पैसे मिलते थे तो उसे भी लेकर फरार हो जाते थे। एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में देह व्यापार और फिर लूटपाट, मगर अब पुलिस के हत्थे ये पूरा का पूरा गैंग चढ़ चुका है। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में चल रहा था ये गोरख धंधा। और अब बात सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे की। सीएम योगी आज बहराइच और उसके बाद गोरखपुर पहुंचे। दोनों जिलों में योगी ने 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आज बहराइच श्रावस्ती रियासत के सम्राट रहे सुहेल देव की 1012वीं जयंती के मौके पर सीएम योगी भी बहराइच पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 1000 साल के बाद महाराजा सुहेल देव का स्मरण पहली बार किसी सरकार ने किया है। सीएम ने कहा कि जहां कहीं भी देश के वीरों की स्मृति होगी, उनका सरकार विकास करेगी। दूसरी तस्वीर में आप गोरखपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां दिग्विजयनाथ सभागार में नर्सिंग कॉलेज की छात्रों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई योगी। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को ईमानदारी से काम करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के प्रबंधन में भारत दुनिया में नंबर 1 रहा है। सीएम ने तीसरा कार्यक्रम गोरखपुर में किया। सीएम ने राजघाट और रामघाट का लोकार्पण किया। राप्ती नदी पर 25,000 से ज्यादा दिए जलाए गए। आरती का आयोजन हुआ। इस मौके पर राप्ती नदी के तटों को खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है। आरंभ हुई है 1000 वर्ष के बाद महाराजा सुहेल देव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 2018 में महाराजा सुहेल देव के नाम पर डाक टिकट को भी परिचालन में लाकर के महाराजा सुहेल देव के प्रति भारत की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का कार्य किया था। पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहा है। ये चुनौती
वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम सबके सामने आई। लेकिन भारत के अंदर सफलतापूर्वक इस चुनौती का मुकाबला हुआ। अपने मित्र देशों के साथ भी सहयोगी बनकर के न केवल दवा बल्कि वहां पर उन्हें स्वास्थ्य की अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के साथ ही। और गोरखपुर में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम रामघाट और राजघाट पहुंचे। यहां सीएम ने सबसे पहले बोट में सवारी की। इसके बाद राप्ती नदी के किनारे बने 3 घाटों का लोकार्पण किया। सीएम ने गुरु गोरखनाथ घाट, राजघाट और रामघाट का लोकार्पण किया। इसके बाद मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अपील की कि घाटों पर गंदगी न फैलाएं, आम जनता सफाई का ध्यान रखे। इसके बाद राजघाट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हुआ। सीएम ने यहां राप्ती नदी की आरती की और दिए जलाए। के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां राप्ती की विधिवत पूजन अर्चन किया और यहाँ पे 3 घाटों के लोकार्पण करने के बाद जो है वो यहाँ पे मां राप्ती की सीएम ने पूजन अर्चन की है। और देखिए कि किस तरीके से जो है अब वो आचमन लेते हुए और अब यहाँ पे पूजा करने के बाद वापस जा रहे हैं। अगर हम तस्वीरों को दिखाएं तो इस वक्त जो है तीनों घाटों की तस्वीरें एकदम अलौकिक दिख रही हैं। सबसे पहले मैं रामघाट की तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो ठीक नदी के उस पार है। कितना दिव्य और भव्य लग रहा है। करीब 125 मीटर में ये जो है रामघाट, इसका निर्माण कराया गया है और उसके साथ साथ इसको लाइटिंग से भी सजाया गया है और साथ ही इन दोनों घाटों पर जो है 25,000 से अधिक दिए जलाए गए हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से दीपोत्सव आज किया जा रहा है, दिए जलाए गए हैं और इस वक्त यहाँ का जो माहौल है एकदम अलौकिक नजर आ रहा है क्योंकि इस तरीके का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए लोगों को या तो अयोध्या दीपोत्सव में जाना पड़ता था या फिर वो जब वाराणसी देव दीपावली में जाते थे तब दिखाई पड़ता था। पहली बार ऐसा हो रहा है गोरखपुर में कि यहाँ पे दिव्य तरीके से दीपोत्सव का भी कार्यक्रम हो रहा है और 25,000 से अधिक दिए जलाए गए हैं, लाइटिंग की गई है। यानी कि आज चारों तरफ यहाँ जगमग रोशनी ही दिखाई पड़ रही है और ये पूरा इलाका इस समय दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको गोरखपुर वासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को समर्पित कर दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और इस अवसर पर योगी ने सभी लोगों से राप्ती नदी को साफ रखने की अपील की। सीएम ने बताया कि शमशान घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर घाट कर दिया गया है। 2 वर्ष पहले तक राजघाट में आने के लिए 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। रवि किशन जी किसको स्वर्ग भेजना चाहते हैं, किसको नरक भेजना चाहते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन जीवन की सच्चाई भी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर ससम्मान अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न हो, साफ सुथरी जगह पर हो। इसके लिए राजघाट पहले से जाना जाता था। जिम्मेदारी आपकी है कि अब इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना, किसी को गंदगी नहीं फैलाने देना, ये जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की है कि हम सब इसकी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें और गोरखपुर वासियों को बेहतर माहौल यहां पर उपलब्ध करवा दें। और इससे पहले बहराइच श्रावस्ती रियासत के सम्राट रहे सुहेल देव की आज 1012वीं जयंती के मौके पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बहराइच में पीएम मोदी ने महाराज सुहेल देव के स्मारक का वर्चुअल शिलान्यास किया। कहा कि इतिहास में सुहेल देव की उपेक्षा की गई है। पीएम मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का वर्चुअल शिलान्यास किया। पीएम ने इस मौके पर महाराजा सुहेल देव के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और चित्तौड़ झील के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इतिहास में सुहेल देव की उपेक्षा की गई है, जिसे आज सुधारा जा रहा है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक
ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन हो, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। तो महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाने का इस बीच श्रेय भी लेने की होड़ मची दिखाई दे रही है। बीजेपी ने कहा कि पार्टी राष्ट्र नायकों का सम्मान कर रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव पर अपनी दावेदारी पेश की, तो एसपी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। देश को एक संदेश दिया है कि हम कैसे आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीर राजाओं को विस्मृत ना करें, उनको हम याद करते रहें। उपलब्धि है कि सरकार अपने पैसे से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मना रही है। ये भारतीय समाज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर आप देश में किसानों के और महापुरुष के बच्चों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आप सही मायने में महापुरुष को याद नहीं कर पाएंगे। आक्रांता के खिलाफ कभी देश को एकजुट किया था राजा सुहेलदेव ने और जंग लड़ी थी, फतह हासिल की थी। मगर आज राजनीति में सुहेल किसके देव, आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जरूर जुड़िए। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी परिवार के एक बार फिर से एकजुट होने की इच्छा जताई है। शिवपाल ने कहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले परिवार के मतभेद खत्म हो जाएं तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका परिवार कभी एकजुट न हो। शिवपाल यादव ने बीजेपी की बी टीम वाले आरोप का भी खंडन किया। समाजवादी पार्टी से भी कहा है समाजवादी परिवार भी पूरा इकट्ठा हो, परिवार भी इकट्ठा हो, लेकिन इसमें कुछ अड़चन डालने वाले लोग हैं। मुझे तो लगता है वो लोग भाजपा से सीधे सीधे मिले हुए हैं। हम पर आरोप लगा रहे थे बी टीम, हम तो बी टीम साबित नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग ए टीम जरूर हैं जो अड़चन डाल रहे हैं। हम तो पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, समाजवादी परिवार को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और प्रियंका गांधी का पश्चिमी दौरा लगातार जारी है। प्रियंका 19 फरवरी को मथुरा दौरे पर जाएंगी। इसके बाद 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगी। यहां वो किसान महापंचायत में शामिल होंगी। तो किसानों के आंदोलन के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने में जुट गई हैं प्रियंका गांधी। मगर प्रियंका गांधी की बिजनौर रैली पर बीजेपी नेता चंद्रमोहन का तंज सामने आया है। कहा है कि बिजनौर में कांग्रेस की ये पंचायत किसानों की थी या फिर मुसलमानों की। चंद्रमोहन ने कहा कि प्रियंका वाड्रा जी के साथ मौजूद कौन कौन थे? राशिद अल्वी, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, जुबैर खान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नूर बानो और शेरवाज खान। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चंद्रमोहन के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुझे बीजेपी के नेताओं की सोच पर अफसोस होता है और ताज्जुब भी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे अफसोस भी होता है और ताज्जुब भी होता है। कांग्रेस पार्टी हिंदू और मुसलमानों की गिनती नहीं करती। डाइस पर कितने मुसलमान बैठे हैं, कितने हिंदू बैठे हैं, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी के डाइस पर हिंदू, सिख, ईसाई सब होते हैं। कुछ ही पलों में और भी दमदार खबरें। सिपाही की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी मिले हैं। हालांकि मुख्य आरोपी मोती अब भी फरार है। इस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस की कई टीमें मोती की तलाश में जुटी हुई हैं। 9 फरवरी को सिद्धपुर थाना इलाके के नगला धीमर में वारंट तामील कराने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें सिपाही की मौत हो गई थी और दारोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। तो एक और सफलता मिली है। काम्बिंग के दौरान मुख्य आरोपी मोती सिंह के साथी गुड्डू को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके एक और शरणदाता रामेश्वर की भी गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो जारी है खबरों का सिलसिला। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।